हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में राजनीतिक शास्त्र में जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको आसानी से लिख लेंगे। इसी वजह से आप इसको अच्छे से अंत तक जरूर देखेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि सर्जिकल स्ट्राइक टू क्या है। सर्जिकल स्ट्राइक टू क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 में आतंकवादियों ने बम विस्फोट कर 40 भारतीय सैनिकों को मौत के घाट सुला दिया। इसके जवाब में भारतीय वायु सैनिकों ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में बम गिराकर उसके करीब 300 आतंकवादियों को मार डाला एवं उसके आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर को बर्बाद कर वापस आ गया। भारतीय सैनिकों द्वारा इस कार्रवाई को सर्जिकल स्ट्राइक टू कहा गया। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो समझिए आप आधा आंसर आपने लिख दिए हैं। इसी वजह से आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसके आंसर को समझ करके लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखेंगे ग्राम पंचायत के कार्य निम्नलिखित है या ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कार्य है। प्रथम लिखेंगे कि पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। दूसरा लिखेंगे प्राकृतिक विपदा में सहायक करने का कार्य। तीसरा लिखेंगे सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। और चौथा लिखेंगे कि स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा नीति क्या है। भाषा नीति क्या है, तो भाषा के चलते देश में किसी प्रकार की अड़चन या बलवा न होने देना भाषा नीति कहलाती है। भारत में 114 भाषाएं बोली जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा में अंग्रेजी के प्रयोग के निषेध के बावजूद गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की मांग के कारण अंग्रेजी का प्रयोग जारी है। तमिलनाडु में इसके लिए उग्र आंदोलन हुआ। इस विवाद को सरकार ने हिंदी या अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को मान्यता देकर सुलझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम के क्या कार्य हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि नगर निगम नागरिकों की स्थानीय आवश्यकता एवं सुख सुविधा के लिए अनेक कार्य करता है। नगर निगम के कुछ कार्य निम्नलिखित है। प्रथम है कि नगर क्षेत्र की नालियों, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण करना एवं उसकी देखभाल करना। दूसरा लिखेंगे कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करना। तीसरा लिखेंगे पीने के पानी का प्रबंध करना। चौथा गलियों, पुलों एवं उद्यान की सफाई एवं निर्माण करना। पांचवा लिखेंगे मनोरंजन गृह का प्रबंध करना। छठा लिखेंगे आग बुझाने का प्रबंध। सातवां लिखेंगे दुग्धशाला की स्थापना एवं प्रबंध। और आठवां लिखेंगे खतरनाक व्यापारों की रोकथाम, खतरनाक जानवरों तथा पागल कुत्तों को मारने का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा तो कम से कम आपको 5-10 लाइन इसमें नोट करना है कि विभिन्न कल्याण केंद्र जैसे मृत केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम की स्थापना एवं देखभाल करना। 10वां लिखेंगे कि जन मृत्यु का पंजीकरण का प्रबंध करना, नगर की जनगणना करना, नए बाजारों का निर्माण करना और नगर में बस चलवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें जो है ना, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कम से कम आपको 3-4 लाइन लिख देना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आप कम से कम 6-7 लाइन तक लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज में सरपंच की शक्तियों की व्याख्या करें। तो सरपंच गांव का मुखिया होता है। उसे गांव के मुखिया के रूप में गांव की भलाई के असले लेने होते हैं और ग्राम पंचायत के
लिए जो कार्य ऊपर लिखे गए हैं उनमें सरपंच की अस भूमिका होती है। इन सभी कार्यों को करने की उसकी जिम्मेवारी होती है और उसका दायित्व होता है कि गांव की भलाई के लिए वह हर सामाजिक कार्य करे जिससे जन जन का भला होता हो। उसे सभी के सुख दुख में शामिल होना चाहिए एवं एक सच्चे सेवक की भांति कार्य करना चाहिए। देखिए आपको जो है ना सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, उसके बाद कम से कम आपको 3-4 लाइनें याद करना। अगर आप कम से कम 2 लाइन याद कर देते हैं ना, उसके बाद आपने जितना पढ़े हैं ना, जैसे सरपंच के विषय में पूछा गया है तो आप सरपंच के विषय में जितना जानते हैं सबको नोट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा गांव के लोगों को अपने गांवों का प्रशासन तथा विकास स्वयं अपनी इच्छा तथा आवश्यकता अनुसार करने का अधिकार दिया गया है। गांव के लोग अपने इस अधिकार का प्रयोग पंचायतों द्वारा करते हैं, इसलिए इसे पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज एक त्रिस्तरीय ढांचा है जिसका निम्नतम स्तर ग्राम पंचायत का है और उच्चतम स्तर जिला परिषद का और बीच वाला स्तर पंचायत समिति का। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उन राज्यों में पंचायती राज की 2 स्तरीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर शक्तियों का वितरण किया गया है और प्रत्येक स्तर पर लोग प्रशासन को चलाने में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यकारिणी के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा का प्रावधान हो। दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे घोषित करती है। न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजनीतिक में जाति की भूमिका का वर्णन करें। तो कहा जाता है, इसका आंसर लिखेंगे, कहा जाता है कि सामुदायिक समाज की संरचना का आधार जाति है क्योंकि एक जाति के लोग ही स्वाभाविक समुदाय का निर्माण करते हैं। इन समुदायों के लोगों के समान हित होते हैं, दूसरे अन्य समुदाय के हितों से उनका हित भिन्न होता है। जाति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। राजनीतिक में जाति के अनेक पहलू हो सकते हैं। देखिए अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इतना लिखेंगे और अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सब पॉइंट भी नोट करेंगे। तो प्रथम पॉइंट लिखेंगे कि निर्वाचन के वक्त पार्टी प्रत्याशी तय करते समय जातीय समीकरण का ध्यान जरूर रखती है। चुनाव क्षेत्र में जिस जाति विशेष की मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक होती है पार्टियां उस जाति के हिसाब से प्रत्याशी तय करती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाएं। सरकार गठन के समय भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा पॉइंट लिख देंगे कि राजनीतिक पार्टियां जीत हासिल करने हेतु जातिगत भावना को भड़काने की कोशिश करती है। कुछ दल विशेष की पहचान भी जातिगत भावना के आधार पर हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार क्या है। देखिए अगर आप उतना भी लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार उन आधारभूत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अधिकारों को कहा जाता है जिसके बिना देश के नागरिक अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते, जो स्वतंत्रताएं तथा अधिकार व्यक्ति तथा व्यक्तित्व का विकास करने के लिए
समाज में आवश्यक समझे जाते हो उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, परंतु 44वें संशोधन के बाद 6 तरह के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। ये अधिकार हैं समता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप ये अधिकारों को याद रखेंगे। और अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो आप समानता का अधिकार इसके विषय में कुछ लिखेंगे, सांस्कृतिक और शिक्षा के संबंधी ये सब के विषय में 2-2, 3-3 पॉइंट आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के उदय के कारण बताएं, यानी कि बांग्लादेश कैसे उदय हुआ, किस तरह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो अयूब खां के बुनियादी लोकतंत्र के प्रति पाकिस्तानियों का मोह भंग हो चुका था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की भौगोलिक दूरी के कारण दोनों भागों की संस्कृति में भी अंतर था। 1970 के चुनाव के बाद पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने बंगालों की न्यायोचित मांगों को ठुकरा दिया था। 1971 ईस्वी में वहां गृह युद्ध शुरू हो गया था। लाखों शरणार्थियों भारत आ गए। भारत ने मानवीय आधार पर उनका शरण दी। इसके विरोध स्वरूप 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर आक्रमण कर दिया। भारतीय सेना ने बड़े वेग से जवाबी कार्यवाही की। पाकिस्तान युद्ध हार गया और उसका पूर्वी बंगाल का स्वतंत्र होकर बांग्लादेश के रूप में उदित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला समझौते के बारे में आप क्या जानते हैं। तो लिखेंगे कि आधुनिक बांग्लादेश यानी कि 1971 ईस्वी से पूर्व पाकिस्तान का एक भाग था। 1971 में वहां गृह युद्ध शुरू हो जाने के कारण लाखों की संख्या में शरणार्थियों भारत आए। भारत ने मानवीय आधार पर उनको शरण दी। इसके विरोध स्वरूप पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारत के हवाई अड्डों पर धावा बोल दिया। भारतीय सेना ने बड़े वेग से जवाबी कार्यवाही की। पाकिस्तान युद्ध हार गया और उसका पूर्वी बंगाल का भाग स्वतंत्र होकर बांग्लादेश के रूप में उदित हुआ। इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए 3 जुलाई 1972 को दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच शिमला में एक समझौता हुआ। दोनों देशों ने यह करार किया कि भारत व पाकिस्तान के बीच डाक तार सेवा फिर से चालू की जाएगी तथा आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों राष्ट्र एक दूसरे की मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क के सदस्य कौन से हैं, नाम बताएं। सार्क के सदस्य देशों के नाम बताएं। सार्क देशों में भारत हो गया, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान शामिल है। इनका मुख्यालय काठमांडू यानी कि नेपाल में है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्शल योजना क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह योजना अमेरिका विदेश मंत्री के नाम पर मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि यह योजना अमेरिकी विदेशी मंत्री के नाम पर मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस योजना के फलस्वरूप बहुत कम समय में यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति युद्ध पूर्व स्तर पर आ गई। आने वाले वर्षों में पश्चिम यूरोपीय देशों की व्यवस्था में बहुत तेजी से विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी कि EEC से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि यूरोपीय आर्थिक संघ। यूरोपीय आर्थिक संघ शीत युद्ध के दौरान हुए सभी समुदायों में सबसे अधिक प्रभावशाली समुदाय था। इसे यूरोपीय सामान्य बाजार भी कहा जाता था। पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम तथा लग्जमबर्ग शामिल थे। इस संगठन यूरोपीय कोयला और स्टील समुदाय की प्रेरणा से हुआ। इस समुदाय में पहले
5 वर्षों में इस्पात के उत्पादन में 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यूरोपियन के संस्थापक सदस्यों ने आपस में सभी प्रकार के सीमा कर तथा कोटा प्रणाली समाप्त करके मुक्त व्यापार अथवा खुली स्पर्धा का मार्ग प्रशस्त किया। 1961 ईस्वी तक यूरोपियन आर्थिक संघ एवं सफल संगठन बना गया। इसकी सफलता को देखते हुए 1973 ईस्वी में ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के झंडे का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की 12 संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान के झंडे का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों को इंगित करती है जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान के 10 सदस्य देशों के नाम बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट करेंगे। तो आसियान के 10 सदस्य देशों के नाम निम्न है, ऐसे लिखेंगे। प्रथम लिखेंगे इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा सिंगापुर, पांचवा थाईलैंड, छठा दारुसलाम, सातवां वियतनाम, आठवां लाओस, नौवां म्यांमार, 10वां कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1962 एवं 1979 ईस्वी तक भारत चीन संबंध का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे भारत और चीन के बीच संबंधों को समान होने में करीब 10 साल लग गए। 1976 ईस्वी में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल हो सके। शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी, वे तब विदेश मंत्री थे, 1979 में चीन के दौरे पर गए। बाद में नेहरू के बाद राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए। इसके बाद वे चीन के साथ भारत के संबंध में ज़्यादा जोर व्यापारिक मसलों पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश नीति से आप क्या अभिप्राय है। तो आधुनिक समय में प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए विदेश नीति निर्धारित करनी पड़ती है। संक्षेप में विदेश नीति से तात्पर्य उस नीति से है जो एक राज्य द्वारा अन्य राज्यों के प्रति अपनाई जाती है। वर्तमान युग में कोई भी स्वतंत्र देश संसार के अन्य देशों से अलग नहीं रह सकता। उसे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस संबंध को स्थापित करने के लिए वह जिन नीतियों का प्रयोग करता है उन नीतियों को उस राज्य की विदेश नीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति के वैचारिक मूलाधारों की चर्चा कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे कि भारत की विदेश नीति के वैचारिक मूलाधारों की चर्चा निम्न प्रकार की जा सकती है। प्रथम, भारत की विदेश नीति का उदय संसार में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों के युग में हुआ था, अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय विदेश नीति का जन्म एक विशेष पर्यावरण में हुआ था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि हमारे विदेश नीति का उदय दूसरे विश्व युद्ध के बाद परस्पर निर्भरता वाले विश्व के दौर में हुआ था। तीसरा लिखेंगे भारत की विदेश नीति के मूलाधारों को उपनिवेशीकरण के विघटन की प्रक्रिया को भी एक कारक माना जा सकता है। चौथा लिखेंगे भारत की विदेश नीति का जन्म उस समय हुआ था जबकि विश्व में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन
हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश नीति के 4 अनिवार्य कारक बताएं। विदेश नीति के 4 अनिवार्य कारक बताएं। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति निश्चित करने के लिए निम्नलिखित 4 कारक अनिवार्य माने जाते हैं। प्रथम है राष्ट्रीय हित, दूसरा है राज्य की राजनीतिक स्थिति, तीसरा है पड़ोसी देशों से संबंध, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश नीति के लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। विदेश नीति के मुख्यतः 2 लक्ष्य होते हैं। प्रथम क्या है, राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हितों में आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास, राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय स्थिरता या स्वामित्व, रक्षा क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा आदि का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, विश्व समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण। इनमें प्रमुख रूप से विश्व शांति, राज्यों का स्वास्तित्व, राज्यों का आर्थिक विकास, मानव अधिकार आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 के दशक में किस संकट को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया? इसका आंसर लिखेंगे, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देश के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए कारण बताएं। भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए कारण बताएं। तो इसका आंसर लिखेंगे, जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना था उसमें 51 सदस्य थे, अब उनकी संख्या 1992 हो गई। अतः सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए। 1945 में उसमें 11 सदस्य थे, 1965 में यह संख्या 15 हो गई। अब संख्या बढ़नी चाहिए, जिसमें जर्मनी, जापान, ब्राज़ील व भारत जैसे राज्यों को अस्थायी स्थान मिलना चाहिए। भारत के दावे के पक्ष में 3 बिंदु प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रथम, भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र है। दूसरा, भारत विश्व का सबसे बड़ा विकासशील देश है। तीसरा, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो लिखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसें के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? इसका आंसर लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना युद्धों को रोकने और आपसी शांति और प्रेम स्थापित करने तथा जन कल्याण के कार्य करने के लिए की गई है। आजकल संसार के छोटे बड़े लगभग 185 देश इसके सदस्य हैं। इस संस्था की विधिवत स्थापना 24 अक्टूबर 1943 ईस्वी को हुई थी। इस संस्था का मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क
यानी कि अमेरिका में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला राष्ट्रीय आयोग क्या है? महिला राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ? इसका आंसर लिखेंगे। इसके अधीन कौन कौन से उपायों हैं? लिखेंगे कि उपायों कहते हैं कि इसके अधीन कौन कौन से उपायों सम्मिलित किया जिसके द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ यहाँ पे। महिलाओं के अधिकार और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1990 में संसद ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए कानून बनाया, जो 31 जनवरी 1992 ईस्वी को अस्तित्व में आया। नहीं कि 1992 ईस्वी में अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत कानून की समीक्षा, अत्याचारों की विशिष्ट व्यक्तियों शिकायतों में हस्तक्षेप और जहां कहीं भी उपयुक्त हो और संभव हो महिलाओं के हितों की रक्षा के उपाय सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और रोजगार में पुरुष और महिलाओं की स्थिति का अंतर बताएं। इसका आंसर लिखेंगे। पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अंतर है। स्त्री साक्षरता 2001 में 54.16% थी, जबकि पुरुषों की साक्षरता 75.85% थी। शिक्षा के अभाव के कारण रोजगार, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद एवं राष्ट्रीय सरकार विषय पर संक्षिप्त नोट लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे कि क्षेत्रवाद ने राष्ट्र के लिए चिंता उत्पन्न की। राष्ट्रीय सरकार को कई बार हथियार उठाकर उसे कुचलने का प्रयास करने लगे पड़े। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि स्वायत्त की मांग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा अथवा स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौते करने पड़े। नेक्स्ट है कि क्षेत्रवाद के समर्थक गुटों यानी कि नेताओं आदि एक देश की सरकार के मध्य हुई बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सका। बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दों को सावधान के दायरे में रहकर निपटा लिया जाए। बहरहाल समझौते तक पहुंचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इसमें जब हिंसा के स्वर उभरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1991 में नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। इसका आंसर लिखेंगे कि नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। दो महाशक्तियों यानी कि अमेरिका तथा सोवियत संघ में अब एक का वजूद तक न था, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत या कहे कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। इस तरह जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब तक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। एक सीमा तक यह बात सही है, लेकिन हमें इसके साथ साथ दो और बातें का ध्यान रखना होगा। प्रथम है और फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पहली बात यह कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित है, बल्कि इससे कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है।
तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 ईस्वी से वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना शुरू किया। दरअसल यह बात ही बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने पार्ट 1 में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सबको हमने सॉल्व किए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी हम इसके आगे का पार्ट 2 का में जितने भी क्वेश्चन है हम इसके पार्ट 2 में वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन को कवर करवाएंगे। उससे पहले आपको ये जितने भी क्वेश्चन हमने अभी बताए हैं ना, इसको आपको कंप्लीट करना है। और इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले इसके क्वेश्चन को देखना है और अपने से आंसर लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि आप जितना प्रयास करोगे उतना अच्छा आप रिजल्ट लाओगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।